अस्सलामुअलैकुम। आई एम रमशाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू अंडरस्टैंड। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है एटम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि मैं जो आपको ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री या फिर जो केमिस्ट्री के अब जो टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से होंगे, और मैं सिर्फ वही आपको बताऊंगी जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है। मज़ीद मैं उसमें बहुत थोड़ा बहुत एडिशन करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा नॉलेज इस लेवल पे प्रोवाइड किया जाए कि वो भाई उनको जो चीज़ समझ आनी भी चाहिए तो वो भी ना आए। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैं फ़र्स्ट ईयर में हुई थी तो हम लोग जैसे मैट्रिक से एफएससी में आते हैं, तो हम एकदम से बहुत मतलब हम लोगों पे बर्डन हो जाता है। सब लोगों से हम सुनते हैं कि फ़र्स्ट ईयर बहुत मुश्किल होती है, एफएससी बहुत बड़ी चीज़ है। तो टीचर्स हमें जो पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं तो वो हमें इतना ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि हमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो हमें वो भी नहीं समझ आती। तो इसलिए मैं आपको आपकी सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन होगी या जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ उसके अंदर जो लिखा होगा मैं आपको सिर्फ वही समझाऊंगी। हाँ, अलबत्ता उसमें अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब थोड़े बहुत जिसकी ज़रूरत है कि आपको पता होने चाहिए, तो मैं उसका बताऊंगी। अदरवाइज़ इसके अलावा मैं आपको उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फो नहीं दूंगी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं या बेसिक टॉपिक जो है आपको वही ना आए। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एटम। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एटम क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें क्या मतलब अपना वर्क परफॉर्म किया और क्या आइडियाज़ दिए, क्या कॉन्सेप्ट्स दिए एटम के रिलेटेड। और इसके अलावा हम इसमें एविडेंस देखेंगे कि भाई एटम हम सिर्फ बातों की हद तक ही है या इसका कोई प्रूफ भी है कि एविडेंस मतलब एटम प्रेजेंट है या नहीं। तो हम सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं जो कि है एटम। तो एटम क्या होता है, आपने अब तक सुना होगा कि भाई एटम क्या होता है। एटम के बारे में सबको ये तो बात पता ही है कि एटम क्या होता है, एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, तो एक बात क्या होगी, हमें एटम के बारे में सब जिसके बारे में सबको पता है कि ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा ये है कि जो एटम है ये केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। अब इन दोनों पॉइंट से हम एटम की जो डेफिनेशन है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम कहते हैं कि एटम की डेफिनेशन क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। क्या हम कहते हैं, एटम means atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction। ठीक है, मीन्स एटम जो है वो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें दो ही बातें हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, होप सो आपको इसकी डेफिनेशन याद हो गई होगी। तो अब हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। अब एग्जांपल्स अगर हम इसकी देखें तो कुछ एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ जो हैं वो उनको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए होता है ताकि वो मतलब एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं मीन्स इंडिपेंडेंटली मीन्स कि उनको किसी भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें क्या हो सकता है, हीलियम हो सकता है, नियोन हो सकता है। मीन्स ये क्या है, नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस। तो ये कौन से एटम्स हैं, वो एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। मींस इनको किसी भी जो हेल्पर की या किसी भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। अब ये क्यों है कि भाई ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, ये आप आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। ये इनके ऑर्बिटल्स की वजह से होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप यहीं तक रहें। ठीक है, हीलियम और नियॉन क्यों हैं, ये इंडिपेंडेंट गैसेस है, इंडिपेंडेंट एटम्स हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। और नेक्स्ट हम कुछ एटम्स की एग्जांपल अगर देखें, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कार्बन वगैरह जो हैं, ये वो एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते। और इनको कोई ना कोई और एटम चाहिए होता है ताकि वो ये उनके साथ बाइंड करके एग्जिस्ट कर सकें। ठीक है, ये क्या हो गया, एटम की डेफिनेशन और एग्जांपल होगी। अब हम इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमें एटम के लिए पता होने चाहिए।
हम कहते हैं कि जो एटम है वो कुछ छोटे छोटे मज़ीद पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब हम एटम को देखें, मतलब ओपन करें, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर और भी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक एटम में 100 या 100 से भी ज़्यादा ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये जो 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनके क्या क्या नाम, इनमें कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हो सकते हैं इसमें प्रोटॉन्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह का तो सबको पता है। प्रोटॉन्स हो सकते हैं, और इसके अलावा न्यूट्रॉन्स, और इसमें न्यूट्रिनो हो सकते हैं। इसके अलावा एंटी न्यूट्रिनो, और भी बहुत सारे। ठीक है, लेकिन अब ये तो 100 से भी ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसमें से हम जो 3 हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये एटम के जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल, इनको हम बोलते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, मीन्स ये इनके इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स हैं और जो मज़ीद डिवाइड नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या हैं? एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स में से जो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है? इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये हो गया एटम का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी एग्जांपल देखी, और हमने देखा कि एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम इसकी देखेंगे कि हिस्ट्री और डिफरेंट साइंटिस्ट का जो इस हिस्ट्री में अपना रोल जो परफॉर्म किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना रोल जो परफॉर्म किया, वो हम देखेंगे। हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता दूँ कि जब सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? ये तो शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता हो, तो वो मिलके बनाते हैं एलिमेंट। अब जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स मीन्स फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, तो जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और जब कंपाउंड्स मिलते हैं तो कंपाउंड्स मिलके क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। और मैटर क्या होता है? मैटर हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना एक मैस होता है और एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जांपल अगर ये पेंसिल ही है, तो ये क्या है? इसका अपना एक मैस है, और अगर इसको मैंने इस जगह पे रख दिया है, तो इसने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को मतलब कैरी कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये मैटर हुआ। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज़ अ मैस एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, ये छोटे से पॉइंट्स हैं। तो अब हम हिस्ट्री की तरफ आते हैं। हिस्ट्री में बहुत से साइंटिस्ट थे और फिलोसफर्स वगैरह थे जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए और अपना वर्क किया। तो इसमें सबसे पहले जो था उसमें ग्रीक फिलोसफर्स थे, और इससे पहले भी बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट थे जो जिनका ये ख्याल था कि वो कहते थे कि जो मैटर है, मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। तो ग्रीक फिलोसफर्स का भी यही कॉन्सेप्ट था कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जो कि मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। इन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जो मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है? कि मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने क्या कहा? डेमोक्राइटस ने इन जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, उसने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? उसने इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया एटम का। क्या नाम दे दिया? एटम का। और ये जो वर्ड है एटम जो है, ये एक ग्रीक वर्ड एटमोस से डिराइव है। एटमोस अब इस वर्ड से डिराइव हुआ है। एटमोस का मतलब क्या है? एटमोस का मतलब है इनडिविजिबल, मीन्स जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है,
तो ये था ग्रीक फिलोसफर्स का वर्क। अब इसके बाद आता है 17th सेंचुरी में जो वर्क हुआ था। 17th सेंचुरी में हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो ग्रीक फिलोसफर्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि मैटर जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, ये उनकी जस्ट थॉट्स थी, इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं उन्होंने दिया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा 17th सेंचुरी का वर्क। 17th सेंचुरी में क्या हुआ था कि साइंटिस्ट ने ना जो सब्सटेंसेस होती है, डिफरेंट सब्सटेंसेस, उनकी कंपोजिशन के बारे में स्टडी किया था। सब्सटेंसेस की जो इनकी जो कंपोजिशन है, क्वांटिटेटिव कंपोजिशन, उनके बारे में स्टडी जब किया क्वांटिटेटिव कंपोजिशन को स्टडी किया तो उन्होंने इस स्टडी से ये इवेल्युएट किया कि जो एक एलिमेंट है तो वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस में भी प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट ए है तो उन्होंने ये ड्राइव किया, उन्होंने इन स्टडी से कि ये एलिमेंट ए जो है वो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में प्रेजेंट है। ये ऐसे ही है जिस तरह के हम सॉल्ट को हम सालन में भी यूज़ करते हैं और राइस वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। मीन्स एक ही एलिमेंट जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो और इसके अलावा 17th सेंचुरी में एक और स्टडी की गई कि जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और जब कंपाउंड्स टूटते हैं तो इस वर्क में क्या बनाया, इस सेंचुरी में क्या कहा, क्या कहा गया, सॉरी, इस सेंचुरी में ये कहा गया कि एलिमेंट्स जो हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन जब यही कंपाउंड्स टूटते हैं तो ये दोबारा क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, ये मीन्स इस सेंचुरी में 2 पॉइंट्स दिए गए कि जो एक ही सब्सटेंस है वो एक ही एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स, और यही कंपाउंड्स जब टूटते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है जॉन डॉल्टन का इनके कॉन्सेप्ट्स। और इसकी वर्किंग ये थी, ये एक ना था स्कूल टीचर। ठीक है, इसने 1808 में जो लॉज थे, एक लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, इसने इन 2 लॉज को जो एटम के कॉन्सेप्ट थे तब के टाइम पे, तब एटम के बारे में डिस्कवर किया गया था, इसने उन कॉन्सेप्ट्स को ऑब्जर्वेशन में रखते हुए, उनको माइंड में रखते हुए, इसने इन दोनों लॉज को जो डिफ़ाइन किया। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का मतलब क्या है कि जब रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं तो जो रिएक्टेंट्स का मैस होता है वो प्रोडक्ट के मैस के इक्वल होता है। ठीक है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जो एटम्स होते हैं, तमाम एटम्स जो होते हैं या एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। जैसे H2O है तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के एटम के साथ एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, मीन्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशो। ठीक है, एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट रेशो में बाइंड करते हैं। ठीक है, और ये दोनों साइंटिस्ट ने, जॉन डॉल्टन ने इन दोनों लॉज को एटम को अपने माइंड में, एटम के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए उसने इनको स्टडी किया और उसने एक थ्योरी डेवलप की जिसका नाम था एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट उसने दिया। ठीक है, और इस थ्योरी के काफ़ी सारे पोस्टुलेट्स थे, जिनमें से एक पोस्टुलेट ये था कि जो मैटर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके जैसे कि बना होता है, तो इसीलिए जो डिफरेंट मैटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। मीन्स जो मैटर के डिफरेंट एलिमेंट से जो बना होता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डिफरेंट एलिमेंट होगा तो डिफरेंट ही उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ भी उसकी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये पेंसिल है तो इसके ये भी एक मैटर है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना हुआ है एज़ कम्पेयर टू ये जो पेज डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है, इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ये उसने कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद आता है एक साइंटिस्ट जो है जे बर्जीलियस। ये कौन था, ये एक ना स्वीडिश केमिस्ट था। ठीक है, इसने क्या किया, ये केमिस्ट था
और इसने ना दो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज की थी। पहली इसकी डिस्कवरी क्या थी, इसने ना एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज होते हैं उसको डिटरमाइन किया था, मैसेज को डिटरमाइन किया था। और दूसरे नंबर पे इसने ना जो एलिमेंट्स थे उनको सिंबल दिया था, सिंबल देने का सिस्टम इन्वेंट किया था। ठीक है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसने ये दो इंपॉर्टेंट इसकी डिस्कवरीज थी। और तब जो उसने एटम्स एलिमेंट्स को जो एटॉमिक मैसेज डिस्कवर किए थे या उनको डिटरमाइन किया था, वो आज के जो मॉडर्न टेक्निक्स के अकॉर्डिंग जो डिस्कवर हुए हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी इसकी इन्वेंशन थी। अब इसके बाद हम देखते हैं एविडेंस ऑफ एन एटम। एविडेंस मीन्स सबूत मीन्स हम कह रहे हैं कि एटम प्रेजेंट है, लेकिन इस बात का कोई सबूत भी तो होना चाहिए कि जिसको हम देख के कहें कि हाँ एटम प्रेजेंट है, और वो किस तरह का है। हम ऐसे ही तो हवा में तीर नहीं चला सकते। तो इसके जैसे हमें पता है कि हमने अगर कोई बहुत ही छोटी चीज़ देखनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स अगर हमने उनका साइज़ मेजर करना है या उनको देखना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल क्या यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का क्या होता है कि ये ना एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही ये चीज़ों को मेजर कर सकती है। मीन्स स्पेसिफिक लिमिट तक ही चीज़ों को जूम कर सकती है या मैग्नीफाई कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं कि। और ये ना 500 नैनोमीटर तक ही जो है पार्टिकल को ये जूम कर सकते हैं या मैग्नीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो एटम है, तो एटम तो इस रेंज में आता ही नहीं। एटम तो बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्टिकल है जिसको तो हम आम आँख से भी नहीं देख सकते। और इसके लिए अब हमें ना एक स्पेसिफिक टाइप का माइक्रोस्कोप चाहिए जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एक रे में आती हैं, एक वे में आती हैं, तो उसके कॉन्टेक्ट में ये फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम आती है इसमें, इससे टकराती है, तो हमें ये डिटेक्शन मिलती है कि एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके हम एटम को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे एक बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर नहीं आती, एक इमेजिनेशन ही आती है। मीन्स एक क्लियर पिक्चर नहीं आती। ठीक है, इसकी अगर एग्जांपल देखें तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ग्रेफाइट का पीस है, तो अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू मैग्नीफाई करें 15 मिलियन टाइम्स अगर हम इसको मैग्नीफाई करें तो क्या होगा, तो हमारे पास कुछ बैंड्स आएंगे, कुछ लाइट बैंड्स आएंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ हमारे पास डार्क बैंड्स आएंगे, कुछ हमारे पास लाइट बैंड्स आएंगे, इस तरह करके। ठीक है, तो इसमें जो डार्क बैंड्स हैं वो शो करवा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन के एटम्स प्रेजेंट नहीं है। कार्बन के एटम्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो ग्रेफाइट है ये किससे मिलके बना होता है, कार्बन एटम से मिलके बना होता है। और जो यहाँ पे लाइट बैंड्स हैं तो वो इस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं, या ब्राइट बैंड्स जो हैं वो यहाँ पे इस फिगर में शो करवा रहे हैं कि यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हैं। कौन से एटम्स प्रेजेंट है, कार्बन के एटम्स प्रेजेंट। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट तो हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं। तो जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब स्ट्राइक करती है एटम्स के साथ तो क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसकी फॉर्म में हमें कुछ ब्राइट बैंड्स नज़र आते हैं और कुछ डार्क बैंड्स नज़र आते हैं। अब जहाँ जहाँ ब्राइट बैंड्स होंगे उसका मतलब यह है कि वहाँ वहाँ पे कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एविडेंस था एटम की प्रेजेंस का। ठीक है, इसके अलावा हम जब एक्सरे यूज़ करते हैं तो एक्सरे यूज़ करके हम एटम का जो डायामीटर है उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं, जो कि एटम के डायामीटर हमें एक्सरे से जो पता चला था वो क्या था, वो था 2 × 10⁻⁻10 मीटर। और इसको हम 0.2 × 10⁻⁹ मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, 9 मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि 10⁻⁹ किसके इक्वल होता है, नैनोमीटर के, नैनो के इक्वल होता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमने जो डायामीटर एक्सरे से डिटरमाइन किया, ये क्या है, डायामीटर ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, डायामीटर
एटम के बारे में, तो हम कह सकते हैं 0.2 नैनोमीटर क्या है, ये एटम का डायामीटर है, जिसको हमने किससे डिटरमाइन किया था, एक्स रे से। ठीक है, एक्स रे से हमने क्या डिटरमाइन किया था, एटम का डायामीटर। अगर हम एटम के मैस के बारे में बात करें तो एटम का जो मैस होता है वो रेंज करता है फ्रॉम 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम। ठीक है, ये इस रेंज में क्या करता है, फॉल करता है एटम का मैस। ठीक है, और यहाँ पे जो मैस हमने यूज़ किया है वो किलोग्राम में यूज़ किया है, लेकिन मैस को हम मोस्टली जो है एटॉमिक मैस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। एटॉमिक मैस यूनिट मीन्स इसको क्या बोल रहे हैं, AMU। AMU क्या है, ये एक यूनिट है जो कि हम मैस को एटम्स के मैसेज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। और 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, यह इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये जस्ट आपने नंबर्स याद करने हैं, वैसे ही हमें एटम का मैस और इसके डायमीटर वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। बाकी ये एटॉमिक मैस यूनिट वगैरह को हमने नेक्स्ट चैप्टर्स में मज़ीद अच्छे तरह डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको ये डिजिट्स वैसे ही याद होने चाहिए क्योंकि MCQs वगैरह में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पे आपके जो टॉपिक में बात की गई है वो की गई है कि जो यहाँ पे हमने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ा। और अगर हम एटम के बारे में बात करें तो एटम के बारे में हम कहते हैं कि एटम इतना छोटा है कि अगर मैंने ये एक स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप लगाया, तो इसमें कितने से मतलब भी हो सकते हैं एटम्स आपके अकॉर्डिंग, इसमें 2 मिलियन जो एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स एक फुल स्टॉप में कितने एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये था आपके एटम के बारे में डिटेल, जिसमें हमने पढ़ा एटम क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री मीन्स उसकी डिस्कवरी में कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या वर्क परफॉर्म किया, और नेक्स्ट हमने उसके एविडेंस के बारे में पढ़ा कि हम किस तरह से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे हमें एविडेंस मिलता है कि एटम प्रेजेंट करता है, एटम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और लास्ट पे हमने उसका डायामीटर पढ़ा और उसके एटम के मैस के बारे में पढ़ा और AMU के बारे में पढ़ा। AMU मीन्स एटॉमिक मैस यूनिट के बारे में पढ़ा। ठीक है, होप सो आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।